नमस्ते दोस्तों, मैं सनी सोनी विंग्स कैड एम्ब्रॉयडरी सॉफ्टवेयर की क्लास 2 में आपका स्वागत करता हूं। दोस्तों, जैसा कि आप जानते हैं कि हम और आप इस लॉकडाउन में अपने घरों पर ही बंद हैं, पर ये लॉकडाउन एक दिन खुल ही जाएगा। सही समय का उपयोग वही है कि हम आगे की सोचकर चलें। इसीलिए मैंने इस विंग्स कैड एम्ब्रॉयडरी सॉफ्टवेयर की सीरीज को इस लॉकडाउन में बनाया है और मैं ये सारी वीडियोस आपके साथ शेयर करना चाहता हूं, जिससे आप इन वीडियोस को देखकर अपने घर पर ही इस सॉफ्टवेयर को सीख सकें, जिससे लॉकडाउन खुलने के बाद इस सॉफ्टवेयर से आप पैसे कमा सकें या करियर बना सकें या अपने बिजनेस को काफ़ी ऊंची बुलंदियों तक पहुंचा सकें और अपने बिजनेस के अंदर ग्रोथ कर सकें। जैसा कि आप जानते हैं, ये जो सॉफ्टवेयर है आपको लाखों रुपए का फायदा पहुंचा सकता है या आपका करियर भी बना सकता है, जिससे आप गारमेंट इंडस्ट्री के अंदर 20 से 50 हज़ार की जॉब आपको आसानी से मिल सकती है। दोस्तों, इस वीडियो को देखने के साथ मैं चाहूंगा कि आप विंग्स कैड एम्ब्रॉयडरी सॉफ्टवेयर की क्लास 1 पहले ज़रूर देख लें और हमारे चैनल पे एक वीडियो और अवेलेबल है एम्ब्रॉयडरी बिजनेस प्लान, उसको ज़रूर देख लें, जिससे आपको इस सॉफ्टवेयर और एम्ब्रॉयडरी से रिलेटेड और एम्ब्रॉयडरी की मशीनों के बारे में एक ब्रीफ नॉलेज मिल जाए। क्लास 1 में मैंने आपको इस सॉफ्टवेयर को चालू करने के 3 तरीके बताए थे। आइए सॉफ्टवेयर को चालू कर लेते हैं। अब मैंने डेस्कटॉप पर दिए हुए आइकन पर डबल क्लिक कर दिया है और अब ये हमारा सॉफ्टवेयर चालू हो रहा है। दोस्तों, विंग्स कैड एम्ब्रॉयडरी सॉफ्टवेयर की क्लास 1 में मैंने आपको सॉफ्टवेयर और रनिंग स्टिच के बारे में शॉर्टकट में बताया था। इस क्लास में मैं आपको सारी बातें डिटेल में सिखाऊंगा। दोस्तों, कोर्स सीरीज की वीडियो देखते समय अगर आप नोटबुक और पेन साथ लेकर बैठेंगे तो इसका आपको काफ़ी फायदा हो सकता है। मैं आपको बीच बीच में काफ़ी शॉर्टकट कमांड्स बताऊंगा, जिन्हें आप अपनी भाषा में या अपने तरीके से अपनी नोटबुक पर नोट कर लें। नोटबुक पर लिखने से आपको ये सारी कमांड्स साथ के साथ याद हो जाएंगी और आप इस सॉफ्टवेयर को बहुत ही बेहतर तरीके से वीडियोस देखकर घर बैठे सीख सकते हैं। दोस्तों, अब हमारा सॉफ्टवेयर स्टार्ट हो गया है। आइए चलिए सीखते हैं इस सॉफ्टवेयर के बारे में और इससे जुड़ी सारी कमांड्स के बारे में। जैसे कि मैंने आपको क्लास 1 में बताया था कि कोई भी डिज़ाइन बनाने के लिए हमें इस सॉफ्टवेयर में सबसे पहले न्यू फाइल खोलनी पड़ती है। आइए मैं एक न्यू फाइल खोल लेता हूँ और मैंने फाइल मेनू में जाकर न्यू पर क्लिक कर दिया है। हमारे सामने जो डायलॉग बॉक्स खुला है, इसके ऑप्शंस को जान लेते हैं। दोस्तों, क्लास 1 में मैंने आपको इसके अंदर कोई भी ऑप्शन ना छेड़ने के लिए कहा था और ओके करने के लिए कहा था, लेकिन आज हमारे पास जितने भी ऑप्शंस हमारी स्क्रीन पर आते रहेंगे, आज हम उनको 1 बाय 1 सीखते हुए चलेंगे। दोस्तों, सबसे पहले ये जो डिफ़ॉल्ट सेटिंग यहाँ पर आप देख रहे हैं, विड्थ 10 सेंटीमीटर और हाइट 10 सेंटीमीटर, अभी मैं इसको फिलहाल कुछ नहीं कर रहा हूँ। मैंने यहाँ पर सबसे पहले जो लास्ट क्लास में हमारे पास आया था या नन था, मैंने फिलहाल अभी इसको ब्लैक सेलेक्ट करा है, सीक्वेंस स्टाइल ब्लैक। दोस्तों, ये जो बैकड्रॉप का आप ऑप्शन देख रहे हैं, ये बैकड्रॉप हमारी कोई भी इमेज हो सकती है जिसे हम पंच करना चाहते हैं। इमेज के हमारे पास 2-3 तरीके हो सकते हैं, जैसे कि या तो मैं कोई भी डिज़ाइन इंटरनेट से इमेज फाइल जिसको मैं पंच करना चाहता हूं उसे मैं यहाँ पर सेव कर लूँगा, या फिर कोई भी गारमेंट जैसे सूट, साड़ी, क्लोथ, जिस पर भी कोई एम्ब्रॉयडरी है जिसे आप पंच करना चाहते हैं, उसे हम यहाँ पर स्कैनर पर ला करके स्कैन कर लेंगे और उसकी इमेज फाइल अपने सिस्टम में सेव कर लेंगे। दोस्तों, वो जो फाइल है हमारी इमेज फाइल, उसको हम यहाँ पर पंचिंग के लिए यूज कर सकते हैं और उस इमेज फाइल को हम लोग यहाँ पर बैकड्रॉप बोलते हैं। यहाँ पर मेरे पास काफी सारी इमेजेस पहले से स्कैन करी हुई रखी हैं। इनमें से मैं एक इमेज को सेलेक्ट कर लेता हूँ। नया सेलेक्ट पर क्लिक कर दिया है और हमारे पास यहाँ एक ओपन का डायलॉग बॉक्स खुल गया है। दोस्तों, यहाँ से आपके सिस्टम में जहाँ पर भी कोई इमेज पड़ा है, आप वहाँ पर जा कर के उस इमेज को सेलेक्ट कर सकते हैं। जैसे कि मैंने अपने यहाँ फोल्डर रनिंग के अंदर जाकर सेलेक्ट किया है और यहाँ पर आप ऊपर की तरफ देख सकते हैं व्यू मेनू में मैंने यहाँ पर क्लिक किया और मैं यहाँ पर थंबनेल क्लिक कर देता हूँ, तो यहाँ पर आपको सारे आइकन बड़े बड़े नज़र आने लगेंगे। यहाँ मैं एक इमेज को सेलेक्ट कर लेता हूँ। यहाँ मैंने 1 को सेलेक्ट कर लिया है और ये मैंने इसको ओपन कर दिया। अब आप देखेंगे जो इमेज मैंने सेलेक्ट करा था वो इमेज यहाँ पर बना हुआ आ गया है। अगर मुझे ये इमेज यहाँ पर नहीं चाहिए तो मैं क्लियर कर सकता हूँ, या मैं दूसरी कोई इमेज सेलेक्ट करना चाहता हूँ तो मैंने फिर से सेलेक्ट किया और यहाँ मैंने सेकेंड ऑप्शन या थर्ड ऑप्शन जो भी मुझे चाहिए वो मैंने यहाँ पर सेलेक्ट कर लिया है। देखिए, यहाँ पर मैंने एक लॉयन का इमेज सेलेक्ट करा था, ये लॉयन का इमेज आप देख सकते हैं। मैं यहाँ पर अब ओके कर देता हूँ।
ये लॉइन का इमेज अब हमारा बैक साइड में आ गया है दोस्तों, इसीलिए जो भी इमेज हम यहाँ पर यूज करते हैं वो हमारी सॉफ्टवेयर में बैक साइड में आ जाती है और इसलिए उसे हम बैकड्रॉप बोलते हैं। दोस्तों आपने एक चीज और नोटिस करी होगी, जब मैंने एक न्यू फाइल खोली थी तब मैंने टेम्पलेट में यहाँ सीक्वेंस स्टाइल ब्लैक फाइल सेलेक्ट करी थी। आइए उसको भी मैं अब आपको डिटेल में समझा देता हूँ। ब्लैक का मतलब ये है दोस्तों, जो मैंने आपको लास्ट क्लास में बताया था, ये जो एरिया आप देखते हैं ब्लैक कलर का, जहाँ पर जिसको हम वर्किंग स्पेस बोलते हैं, ये होता है हमारा ब्लैक। वही दोस्तों अगर मैं इसको सीक्वेंस स्टाइल वाइट सेलेक्ट करता तो हमारा ये जो वर्किंग एरिया है, ये हमारा वर्किंग एरिया वाइट हो जाता है। डेट मीन ये जो हमारी दोनों फाइलें हैं ये दोनों आइडेंटिकल होती हैं, सीक्वेंस स्टाइल ब्लैक एंड सीक्वेंस स्टाइल वाइट। बस दोनों में फ़र्क ये होता है, इसमें ब्लैक कलर आता है और इसमें वाइट कलर का बैकग्राउंड आता है। आइए अब ये दोनों फाइलें नीचे की दोनों फाइलों से कैसे अलग होती हैं पहले उसको जान लेते हैं। मैंने एक फ़ाइल को खोल लिया है, यहाँ पर ओपन कर दिया है। दोस्तों ये जो ऑब्जेक्ट प्रॉपर्टीज़ आप देख रहे हैं, ये वाला जो पोर्शन आप देख रहे हैं, वहाँ पर हमने एक वर्ड पढ़ा था स्टाइल। आइए देखिए ये स्टाइल आपको यहाँ पर देखने को मिल जाएगा। आप ये देखिए ये यहाँ पर ये स्टाइल लिखा हुआ है। डेट मीन कि इस फाइल के अंदर कुछ हमारे पास एक्स्ट्रा ऑप्शंस स्टाइल के मिल जाते हैं। इसको बड़ा करने के लिए हम ये देख सकते हैं, देखिए मैंने यहाँ स्टाइल को सेलेक्ट करा और मैं इसको कॉर्नर से थोड़ा सा भी मैं बड़ा करता हूँ तो आप देखेंगे यहाँ पर हमारे पास काफ़ी सारे स्टाइल मिल गए हैं। और वहाँ पर एक चीज़ आपने और नोटिस करा होगा, वहाँ लिखा था सीक्वेंस स्टाइल। दोस्तों ये जो आप राउंड कलर का एक येलो कलर का स्पॉट देख रहे हैं, ये एक्चुअली हमारा डिफाइन करता है कि ये जितने भी डिज़ाइन हैं हमारे सीक्वेंस से रिलेटेड हैं। ये जो सीक्वेंस की डिज़ाइनिंग है ये मैं आपको आगे की क्लासेस में बताऊँगा, क्योंकि जो काम हम हाथ से करते हैं यहाँ पर हम उसको मशीनों से भी कर सकते हैं। ये दोस्तों फाइल उसके अंदर काम में आता है। दोस्तों अब रनिंग स्टिच के बाद हम यहाँ पर स्टेप स्टिच को सेलेक्ट कर लेते हैं। यहाँ आप देखेंगे नीचे की तरफ, यहाँ आप पैटर्न एक हमारे पास ऑप्शन दिया हुआ है। आइए हम इसको देख लेते हैं। इस ऑप्शन के अंदर भी हमारे पास कुछ एक्स्ट्रा चीज़ें मिली हैं या नहीं इस फाइल के अंदर। इसको मैं उठा करके ऊपर ले आता हूँ ड्रैग करके और मैंने कॉर्नर पे पकड़ के इसको खींचा है। ये जो पैटर्न आप सामने देख रहे हैं, ये पैटर्न्स हमारे ड्यूरिंग पंचिंग काम में आते हैं। इन सबको यूज़ करने का तरीका भी मैं आपको आगे की क्लासेस में बताऊंगा। दोस्तों अब मैं आपको थर्ड फाइल के बारे में बताऊंगा। यहाँ न्यू में जाकर हमने ये देखा कि यहाँ ये जो ऊपर की जो दो फाइलें थी, सीक्वेंस स्टाइल ब्लैक एंड सीक्वेंस स्टाइल वाइट, डेट मीन ये दोनों फाइलें हमारी तब काम में आती हैं जब हम सीक्वेंस की पंचिंग करना चाहते हैं। दोस्तों तीसरी फाइल है स्टाइल पैटर्न ब्लैक। डेट मीन यहाँ आप देखेंगे यहाँ पैटर्न का कोई नाम नहीं है और पैटर्न की बजाय यहाँ पर सीक्वेंस है। यहाँ थर्ड फाइल के अंदर आप देखेंगे स्टाइल और पैटर्न दो चीज़ें हैं, साथ में ब्लैक लिखा है और यहाँ वाइट लिखा है। डेट मीन नीचे की दोनों फाइलें हमारी लगभग सेम ही हैं, सिर्फ उसके अंदर एक ब्लैक वर्किंग एरिया आएगा और इसके अंदर हमारा वाइट वर्किंग एरिया आएगा। आइए मैं थर्ड फाइल स्टाइल पैटर्न ब्लैक को सेलेक्ट कर लेता हूँ और मैंने यहाँ ओके कर दिया है। आइए देखते हैं इस फाइल के अंदर हमारे को क्या मिल रहा है। सबसे पहले मैं यहाँ रनिंग स्टिच को सेलेक्ट करूँगा। रनिंग स्टिच के अंदर जाकर यहाँ हम स्टाइल मेनू में जाते हैं। इसको मैंने क्लिक कर दिया है। इसके ऑप्शंस को मैं ड्रैग करके, मतलब मैं माउस का फर्स्ट कर्सर को क्लिक करके इसको ड्रैग कर लेता हूँ। यहाँ आप देखेंगे कि हमारे पास कितने सारे एक्स्ट्रा स्टाइल्स हमारे को इस फाइल में प्री मेड मिल गए हैं, जिसको कि हम कभी भी अपने पंचिंग के टाइम पे यूज़ कर सकते हैं और ये हमारा काफ़ी टाइम बचाते भी हैं। अब मैं स्टेप स्टिच सेलेक्ट कर लेता हूँ। आइए यहाँ पर हम पैटर्न जो हमारे टेम्पलेट के नेम पर भी लिखा हुआ था पैटर्न, आइए देखते हैं हमारे को इसमें क्या क्या ऑप्शंस एक्स्ट्रा मिल रहे हैं। इसको मैं फिर से माउस का फर्स्ट क्लिक दबा करके ऊपर की तरफ ड्रैग कर लेता हूँ और इसको मैं बड़ा करके देखता हूँ तो देखिए हमारे पास यहाँ पर भी काफ़ी सारे हमारे पास पैटर्न्स प्री मेड मिल गए हैं, जो कि हमें पंचिंग में काफ़ी हेल्प करने वाले हैं। दोस्तों ये जो एक्स्ट्रा ऑप्शंस आप स्टाइल और पैटर्न के यहाँ इस फाइल में देख रहे हैं, ये हमें टेम्पलेट की नन फाइल के अंदर नहीं मिलते। इसलिए मैं आपको सजेस्ट करूंगा कि कभी भी आप कोई भी न्यू डिज़ाइन बनाना चाहते हैं तो आप टेम्पलेट की थर्ड फाइल, जिसे हम स्टाइल पैटर्न ब्लैक कहते हैं, इसको हमेशा आप सेलेक्ट कर लें, जिससे आपको ये सारे स्टाइल्स प्रीमेड आपको हमेशा फाइल में मिल जाए। अब मैं बात करता हूँ आपको इन ऑप्शंस की, जो आप 10 सेंटीमीटर विड्थ और 10 सेंटीमीटर हाइट देख रहे हैं।
दोस्तों ये जो 10 सेंटीमीटर हाइट आप देख रहे हैं, आप यहाँ वर्किंग एरिया पर देखेंगे कि ये जो ऊपर की तरफ आप यहाँ पर 0 पॉइंट देख सकते हैं और एक 0 पॉइंट आप यहाँ पर देख सकते हैं। दैट मीन आपने जो 6ठी 7वीं क्लास में पढ़े हैं ग्राफ पेपर, ये उसी की तरीके से एक स्क्रीन हमारे पास है। 0 के राइट साइड में आप देख सकते हैं 1 2 3 4 और लेफ्ट साइड में आप देख सकते हैं -1 -2 -3 -4 -5। दोस्तों मैं आपको एक चीज़ बीच में थोड़ा सा रोक करके एक चीज़ बता देता हूँ। ये जो आप ऑब्जेक्ट प्रॉपर्टीज़ और ये जो आप सीक्वेंस मैनेजर यहाँ पर देख रहे हैं, आप ये देखेंगे कि इन्होंने हमारा लगभग इस वर्किंग एरिया का आधा एरिया घेर लिया है। अगर मैं इनको हाइड करना चाहता हूँ तो मैं यहाँ पर सिंपली स्पेस बार बटन दबा सकता हूँ। स्पेस बार बटन दबाते ही ये जो ऑब्जेक्ट प्रॉपर्टी और सीक्वेंस मैनेजर हमारे दोनों आप देख पा रहे हैं, ये दोनों हाइड हो जाएंगे और इसको अगर हमें कभी वापस भी लाना है तो हम स्पेस बार दबाएंगे, ये वापस आ जाएगा। आइए बात करते हैं विड्थ 10 सेंटीमीटर। यहाँ देखेंगे आप ये जो 0 है, 0 से अगर मैं इस तरफ जाता हूँ तो ये टोटल 5 सेंटीमीटर जा रहा है और इधर भी 5 सेंटीमीटर जा रहा है। डैट मीन 5 + 5 = 10 सेंटीमीटर। इसी तरीके से अगर मैं हाइट की बात करता हूँ, ये बॉक्स हमारा 5 सेंटीमीटर है और 0 से नीचे 5 सेंटीमीटर है। डैट मीन ये टोटल हो गया 10 सेंटीमीटर। डैट मीन ये 10 सेंटीमीटर बाय 10 सेंटीमीटर का एक बॉक्स हमारा यहाँ बन चुका है। आइए अब मैं एक फाइल और खोल लेता हूँ। ऊपर मैं लिख देता हूँ 16 और हाइट में मैंने लिख दिया 6। देखिए हाइट हो गई हमारी 6, विड्थ हो गया 16। आइए अब मैं इसको ओके कर देता हूँ। आइए देखते हैं इस फाइल के अंदर क्या एग्जैक्ट होता है। जो पार्ट मैंने 16 लिखा था वो आप देखेंगे 0 से लेकर के ये चीज़ हमारी यहाँ तक 8 सेंटीमीटर राइट में चली गई और 0 से लेकर के लेफ्ट में 8 सेंटीमीटर। डैट मीन 8 + 8 = 16। और हाइट में अगर हम देखते हैं तो 0 से 3 ऊपर की तरफ और 0 से 3 नीचे की तरफ। डैट मीन 3 + 3 6। दोस्तों ये हमारा एग्जैक्ट वही बॉक्स बन गया जो हमने न्यू फाइल के अंदर सेलेक्ट करा था। डैट मीन अगर आप कोई भी मेज़रमेंट आपके पास पहले से ही मौजूद है और आप उसको एग्जैक्ट उसी मेज़रमेंट से बनाना चाहते हैं तो हम यहाँ पर उस बॉक्स को उस हिसाब से बना सकते हैं और इस बॉक्स के अंदर हम कोई भी पंचिंग अपनी कर सकते हैं जिससे हम उसके साइज़ का भी हैंड टू हैंड अपने सामने परिणाम देख सकते हैं। डैट मीन हम कोई भी अगर पंचिंग यहाँ करते हैं, हमें ये पता रहता है कि ये डिज़ाइन हमारा अब तक कितना बड़ा बन चुका है। दोस्तों ये जो जिन आप यहाँ देख रहे हैं, इसका कोई भी काम यहाँ पर नहीं है। ये सिर्फ यहाँ पर टाइम पास करता है और ये आपको सिर्फ यहाँ एंटरटेन करेगा। इसके अलावा इसका कोई भी काम नहीं है। तो आप कृपया करके इसकी तरफ ध्यान नहीं दीजिएगा। बस अगर आप कभी बोर हो जाएं तो इस जिन को जरूर देख लें और इसके ऊपर राइट क्लिक करके इसको एनिमेट करके देख लें, जिससे आपका थोड़ा सा टाइम पास हो जाए। ये स्टार्ट करते हैं पंचिंग। दोस्तों एक चीज़ और देखिए, आप जब भी हम इस सॉफ्टवेयर को चालू करते हैं तो ये जितने भी आइकन आप यहाँ देख रहे हैं, ये सारे के सारे आप देखेंगे कि ये सब के सब अनहाइलाइटेड है। मतलब ये आइकन्स आप सेलेक्ट नहीं कर सकते हैं। सिर्फ यहाँ पर 3 आइकन्स आप देख सकते हैं जो कि हमारे हाईलाइटेड है, जिसको कि हम यूज़ कर सकते हैं, क्योंकि अभी तक हमने कोई भी फाइल यहाँ पर खोली हुई नहीं है। दोस्तों मैंने आपको ये बताया था कि कोई भी नई फाइल खोलने के लिए हम लोग ऊपर फाइल मेनू में जाकर न्यू क्लिक कर सकते हैं, या यहाँ पर आप देखिए हमारे पास एक शॉर्टकट की भी होती है Ctrl+N। डैट मीन अगर मैं Ctrl+N दबाऊंगा तो हमारी एक न्यू फाइल डायरेक्टली ओपन हो सकती है, या फिर यहाँ पर आप लेफ्ट अपर कॉर्नर पे फाइल के नीचे आप एक आइकन देख सकते हैं जो एक पेज की तरीके से बना हुआ है। अगर हम डायरेक्ट इसको क्लिक करते हैं तो हमारी एक न्यू फाइल खुल जाती है। दोस्तों न्यू को क्लिक करते ही हमारे सामने ये न्यू डिज़ाइन डायलॉग बॉक्स खुल जाता है। आइए सबसे पहले मैं यहाँ पर विड्थ और हाइट को 10 सेंटीमीटर ही रहने देता हूँ, क्योंकि इन ऑप्शंस को मैं यूज़ नहीं करने वाला हूँ और ना ही इसका हमारे डिज़ाइन पर कुछ फ़र्क पड़ने वाला है। टेम्पलेट के अंदर मैं थर्ड ऑप्शन सेलेक्ट कर लेता हूँ, स्टाइल पैटर्न ब्लैक, जो मैंने आपको सजेस्ट किया था कि आप हमेशा इसी फाइल के अंदर काम करिएगा। आइए अब मैं बैकड्रॉप सेलेक्ट कर लेता हूँ। यहाँ फिलहाल मैंने 1 इमेज को सेलेक्ट किया और मैं यहाँ पर ओपन कर लेता हूँ। फाइल जो हमने सेलेक्ट की थी वो आ गई है 1.jpg।
ये जो ऑप्शन आप देख रहे हैं पॉइंट डिवाइजिंग, दोस्तों ये जो ऑप्शन है ये हमेशा अनहाइलाइटेड ही रहेगा, क्योंकि ये ऑप्शन उनके लिए होता है जो कि पंच कार्ड यूज़ करते हैं। डैट मीन जो डिजिटल स्टाइलस जिसको हम बोलते हैं, अगर आप उसको इंस्टॉल करते हैं अपने सिस्टम पर तभी ये यूज़ होता है। दोस्तों ये तो ऑप्शन मैंने आज तक यूज़ नहीं किया और ना ही ये आपके काम में आने वाला है। पॉइंटिंग डिवाइस प्रॉपर्टीज़ इसको हम ऐसे ही छोड़ देते हैं। आइए अब हम ओके कर देते हैं। दोस्तों अब ये हमारी फ़ाइल खुल गई है। फ़ाइल खुलने के बाद आप यहाँ देखेंगे कि ये हमारा जिन थोड़ा सा एक्टिव हो गया, लेकिन इसका करना कुछ नहीं है, बस ये यहाँ पर टाइम पास ही करता रहेगा। जैसे कि Alt 1, अगर मैं Alt 1 दबाता हूँ तो जो हमारा बैकड्रॉप था, बैकड्रॉप यानी जो हमारी इमेज थी उसको हम हाइड कर सकते हैं। मैं अगर Alt 1 मैंने दबा दिया तो ये हाइड हो गया। Alt 2 मेरे दबाते ही ये बैकड्रॉप वापस आ जाता है। अगर इस बैकड्रॉप के अंदर आपको थोड़ा सा इशू आ रहा है, ये थोड़ा लाइट है या डार्क है, तो हम उसको एडजस्ट कर सकते हैं। हम Alt 3 दबाएंगे तो ये थोड़ा इसके अंदर ब्राइटनेस आ जाएगी। Alt 4 दबाएंगे तो ये एग्जैक्टली वैसा हो जाएगा। डैट मीन हमारे पास Alt 1, Alt 2, Alt 3 और Alt 4 का ऑप्शन यहाँ पर हमारे को मिलता है। आइए स्टार्ट करते हैं पंचिंग। मैं सबसे पहले यहाँ रनिंग स्टिच सेलेक्ट कर लेता हूँ और लेफ़्ट में जाकर 1 2 3 4 5 5th नंबर पे जो हमारा डिजिटाइज बटन है इसको मैं क्लिक कर देता हूँ और अब हम पंचिंग चालू करते हैं। दोस्तों मैंने आपको ये बताया था कि जब भी हम पंचिंग करते हैं तो माउस का सबसे ज़्यादा और सबसे अहम भूमिका हमारे इस सॉफ्टवेयर में होती है। पंचिंग चालू करने के लिए हम लोग फर्स्ट क्लिक करेंगे। ये मैंने फर्स्ट क्लिक कर दिया है, सेकंड क्लिक कर दिया है, थर्ड क्लिक कर दिया है। आप देखिए ये जो थ्रेड है ये ऑटोमेटिक अपने आप कर्व होता रहता है। अब मैं इसकी पंचिंग करता जा रहा हूँ। एक चीज़ का आप ज़रूर ध्यान रखिएगा, जब भी हम कोई भी पंचिंग इसमें करते हैं तो आपको जो इमेज दिख रही है हमेशा उस इमेज के सेंटर में आप ज़रूर पंच करिएगा, जिससे आपकी एक्यूरेसी हमेशा अच्छी आएगी। यहाँ आप एक प्रॉब्लम देख सकते हैं कि यहाँ ये जो आर मैं बना रहा हूँ, इस आर पर हमारे को यहाँ पर एक कॉर्नर पॉइंट चाहिए था जो कि हमारा एक कर्व के अंदर कन्वर्ट हो गया है। तो डैट मीन यहाँ कॉर्नर बनाने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, हम सबसे पहले बैक कर लेते हैं। बैक स्पेस दबाते ही जिस हिसाब से हमने यहाँ पर पॉइंट्स बनाए थे हम एक एक करके बैक चले जाएंगे, तो ये उसी हिसाब से डिलीट होते चले जाएंगे। अब मैं जहाँ पर हमें कॉर्नर चाहिए मैं वहाँ पर अपने कर्सर को ले आता हूँ और मैंने यहाँ पर शिफ्ट का बटन दबा लिया है। हाँ याद रखिए, शिफ्ट का बटन दबा के हम माउस का फर्स्ट क्लिक करेंगे तो यहाँ पर जो पॉइंट बनेगा उसे हम बोलेंगे हार्ड नोड। इसका मतलब ये है दोस्तों कि अगर हमें कहीं पर भी कोई भी कॉर्नर पॉइंट बनाना है तो हमें शिफ्ट बटन साथ में दबाना पड़ेगा माउस के क्लिक के साथ, या आप माउस के बटन दबाने से पहले शिफ्ट को दबा के रखिए और माउस का क्लिक कर दीजिए तो यहाँ पर एक स्क्वायर पॉइंट बन जाएगा जो आप रेड कलर का यहाँ देख सकते हैं। इसको हम बोलते हैं हार्ड नोड और जो बाकी के हैं ये हैं हमारे सॉफ्ट नोड। दोस्तों एक चीज़ मैं और आपको यहाँ बता देता हूँ, ये जो आप लाइनें देख रहे हैं ये दो लाइनें हमारी इंटरसेक्ट हो रही हैं, इसको हम बोलते हैं क्रॉस हेयर। जब भी हम डिजिटाइज मोड पर होते हैं तो ये दो लाइन हमारी क्रॉस आपस में इंटरसेक्ट कर रही होती है और ये वाला जो पॉइंट है ये हमारा होता है मेन पॉइंट, डैट मीन इंटरसेक्शन पॉइंट। जब भी हम माउस का कोई भी क्लिक दबाते हैं तो ये एग्जैक्टली इसी पॉइंट पर ही हिट करता है। अब ये हम आगे और पंचिंग कर रहे हैं, ये पंचिंग होता जा रहा है। अब देखिए अब हमें यहाँ पर ये यू को बनाने में बड़ा प्रॉब्लम आ रहा है, तो अब इसका एक तरीका है हमारे पास में। हम क्या करेंगे, एक नोड यहाँ सेंटर में डालेंगे, एक नोड यहाँ डाल दिया जिससे कि आगे के पॉइंट का इम्पैक्ट यू पर ज़्यादा ना आए। दोस्तों इस यू को एक तरीका और है बनाने का, आइए मैं वो बता देता हूँ। अब हम ये इस पार्ट को स्टार्ट करने में मैंने यहाँ पर क्लिक कर दिया। अब ये जो आप डंडा पूरा देख रहे हैं यहाँ पर मैं क्या करूँगा, शिफ्ट दबा दूंगा। यहाँ मैंने शिफ्ट दबाया और क्लिक कर दिया, डैट मीन मैंने यहाँ पर एक हार्ड नोड ले लिया है। हार्ड नोड की एक खासियत ये होती है कि जब भी हम अगला पॉइंट बनाते हैं उसका इम्पैक्ट हार्ड नोड के पीछे वाले थ्रेड पर कभी भी नहीं आता। डैट मीन कभी भी अगर आपको शार्प पॉइंट कहीं पर चाहिए तो हम वहाँ पर हमेशा हार्ड नोड का ही यूज़ करेंगे।
कई बार आप जब इस सॉफ्टवेयर पर पंच करेंगे तो आपको एक प्रॉब्लम का सामना हो सकता है। सपोज करिए कि मैं यहाँ पर पंच कर रहा हूँ और मेरा माउस का कर्सर एकदम हिल गया, तो आपको ऐसा लगेगा कि ये इमेज आपका खो गया और ये आपको ब्लैक एरिया इतना बड़ा नज़र आएगा कि जैसे आपको वो डिज़ाइन पंच फाइल नज़र ही नहीं आएगा। आप ऊपर भी देखेंगे तो आप ये देखेंगे कि आप 0 लेवल पे काम कर रहे थे और अब आप -170 और इधर 160 पर पहुंच चुके हैं। डैट मीन आप अपने ओरिजिन से काफ़ी दूर हो चुके हैं। अगर आप उस इमेज को वापस लाना चाहते हैं तो इसकी एक छोटी सी लेकिन बहुत इम्पॉर्टेंट कमांड है। आप इस पोजीशन पर अगर अल्फ़ाबेट ए दबाएंगे, अल्फ़ाबेट ए, आप अपने कीबोर्ड का अगर अल्फ़ाबेट ए दबाएंगे तो आप वापस उसी जगह पर जा सकते हैं। लेकिन एक चीज़ का ध्यान रखिएगा कि हमें उस समय डिजिटाइज मोड पर नहीं होना है। डैट मीन हम डिजिटाइज मोड के बाहर आकर जब हमारा कर्सर नॉर्मल पोजीशन पे हो तब हम ए दबाएंगे तो आपका डिज़ाइन सेंटर स्क्रीन पर अलाइन हो जाएगा। ए दबाते ही हमारा डिज़ाइन हमारे पास वापस आ जाएगा। अब इस डिज़ाइन को अगर हम और पंच करना चाहते हैं तो अब मैं इस डिज़ाइन को थोड़ा सा और जूम कर लेता हूँ। जूम करने के लिए दोस्तों जो माउस का हमारा स्क्रॉल बटन है वो हमेशा काम में आता है। इसको अगर हम जूम करना चाहते हैं तो हम स्क्रॉल बटन को ऊपर की तरफ दबाएंगे। अगर हम इस इमेज को जूम आउट करना चाहते हैं तो उसको हम नीचे की तरफ घुमाएंगे स्क्रॉल बटन को, तो हम जूम इन और जूम आउट कर सकते हैं। दोस्तों एक चीज आप नोट कर लीजिए, जब भी हम इस सॉफ्टवेयर पर डिजाइनिंग करते हैं और मैं इस डिजाइन के अंदर इस थ्रेड को ब्रेक करना चाहता हूं तो मैं माउस का राइट क्लिक दबा सकता हूं। अब मैंने यहां पर माउस का राइट क्लिक दबा दिया है। अभी भी हमारा ये आप देख सकते हैं कि क्रॉस हेयर हमें शो हो रहा है। डैट मीन हम यहाँ पर इसकी पंचिंग फिर से स्टार्ट कर सकते हैं। लेकिन अगर मैं इस ऑब्जेक्ट से बाहर आना चाहता हूँ तो देखिए मैं यहाँ पर फर्स्ट सबसे पहले एक राइट क्लिक करके इस थ्रेड को ब्रेक कर देता हूँ। अब मैं दोबारा से एक और बार माउस का राइट क्लिक दबा रहा हूँ। अब आप देखेंगे कि ये जो हमारा क्रॉस हेयर था अब ये एक छोटे से प्लस के निशान में कन्वर्ट हो गया है। अब ये हमारे से ये पूछ रहा है कि आप इस डिज़ाइन का एंड कहाँ करना चाहते हैं। हाँ दोस्तों, जब भी हम सेकंड बार राइट क्लिक करते हैं तो ये हमसे ये पूछता है कि आप इस डिज़ाइन का एंड पॉइंट कहाँ देना चाहते हैं, जिसको कि हम माउस का फर्स्ट क्लिक करके दे सकते हैं। अगर सपोज करिए मैं इस डिज़ाइन को यहाँ एंड करना चाहता हूँ तो मैं यहाँ पर फर्स्ट क्लिक दबा देता हूँ। ये देखिए यहाँ पर आप देखेंगे कि एक हमारे पास रेड कलर का एक पॉज टाइप का और प्ले टाइप का बटन बन गया है, जैसा आप अपने कैसेट प्लेयर पर देख सकते हैं। ये दोस्तों ये जो ऑप्शन है, इस ऑप्शन को मैं आपको तब बताऊंगा जब मैं आपको ऊपर दिए गए आइकन्स के बारे में समझाऊंगा। देखिए ये जो आप देख रहे हैं एंड पॉइंट ये यहाँ पर दिया हुआ है। जब भी मैं आपको ये सारे ऑप्शंस बताऊंगा ऊपर के आइकन, तब मैं आपको इन ऑप्शंस के बारे में सिखाऊंगा। अगर आप यहाँ पर एंड पॉइंट नहीं देना चाहते हैं तो आप राइट क्लिक कर सकते हैं। ये मैंने अब थर्ड बार राइट क्लिक कर दिया है। अब फोर्थ बार राइट क्लिक करते ही मैं इस ऑब्जेक्ट प्रॉपर्टी के बाहर आ जाऊंगा। आइए मैं फिर दोबारा से आपको एक बार और समझा देता हूँ कि जब भी हम यहाँ पर पंच करते हैं, ये सपोज करिए मैंने लाइन पंच करी, फर्स्ट क्लिक करते ही थ्रेड ब्रेक हो जाएगा। सेकंड क्लिक करते ही हमसे एंड पॉइंट पूछेगा। मैं यहाँ पर फिर से एंड पॉइंट नहीं डालने वाला हूँ। मैं यहाँ पर फिर से एक और बार क्लिक कर देता हूँ। ये मैंने थर्ड बार क्लिक कर दिया और अब मैंने इसको फोर्थ बार क्लिक कर दिया, तो मैं इस ऑब्जेक्ट के बाहर आ गया हूँ और अब ये हमारा ऑब्जेक्ट सिलेक्शन मोड पर पहुंच गया है। दोस्तों अब मैं माउस का राइट क्लिक दबाकर इस थ्रेड को ब्रेक कर देता हूं। हम यहां पर माउस का राइट क्लिक 4 बार दबाकर उस ऑब्जेक्ट के बाहर आ सकते हैं। ऑब्जेक्ट के बाहर आने का कोई भी कारण हो सकता है, जैसे कि मैं या तो अभी पंचिंग को स्टॉप करना चाहता हूं, जैसे या तो मुझे कुछ काम है या मैं बाद में पंचिंग करना चाहता हूं, या मुझे इस सॉफ्टवेयर पे कुछ और काम करना है या कंप्यूटर पे काम करना है, या फिलहाल मैं डिज़ाइन बनाते हुए थक गया हूं, मैं इस सॉफ्टवेयर को बाद में चलाना चाहता हूं, तो हमें उस ऑब्जेक्ट के पहले बाहर आना पड़ेगा, जिसे हम माउस का राइट क्लिक 4 बार दबाकर हम उस ऑब्जेक्ट के बाहर आ सकते हैं और उस डिज़ाइन को सेव कर सकते हैं। आइए दोबारा से पंचिंग चालू करते हैं और डिज़ाइन को पूरा करते हैं। अब मैं फिर से F3 को डायरेक्ट दबा देता हूं और ये हमारी पंचिंग दोबारा से चालू हो गई है। हमारा क्रॉस हेयर दोबारा से आ गया है। इसको हम पंच कर लेते हैं। यहाँ फिर मैंने इसको ब्रेक कर दिया और ये मेरा पंच हो गया है। यहाँ फिर से मैंने इसको कर दिया है। दोस्तों एक चीज़ का ध्यान रखिएगा कि जहाँ पर भी आपको ज़रूरत लगे
आप उस पर्टिकुलर जगह को जूम इन कर सकते हैं और अपनी ज़रूरत के हिसाब से पंच कर सकते हैं। इस सॉफ्टवेयर पे काम करने के लिए आपको माउस पर महारत हासिल हो जानी चाहिए। अगर आपको महारत हासिल नहीं है तो आप जैसे जैसे इस सॉफ्टवेयर पर डिज़ाइन बनाते जाएंगे आपका हाथ उतना ही अच्छा सेट हो जाएगा और आप पंचिंग कर पाएंगे। अगर इनिशियल लेवल पे आपको माउस चलाना नहीं आता तो आप माउस की प्रैक्टिस अपने पेंट ब्रश पर जाकर के भी कर सकते हैं। और अगर पेंट ब्रश नहीं चलाना आता है तो मैं कहूँगा आप इसी सॉफ्टवेयर पर अपनी प्रैक्टिस करते रहिए। उसके लिए आप कुछ इमेजेस को आप डाउनलोड कर लीजिए और पंच करते रहिए। आइए अब मैं स्टिच को पंच कर लेता हूँ। दोस्तों ये जो डिज़ाइन अब हमने यहाँ पर बनाया है, अब सपोज करिए मैं इसको सेव करना चाहता हूँ तो मैं क्या कर सकता हूँ कि मैं ऊपर फाइल मेनू में जाकर सेव का बटन दबा सकता हूँ और यहाँ पर आप देखेंगे कि सेव एज का एक डायलॉग बॉक्स खुल गया है। मैं इस डिज़ाइन को जहाँ पर भी सेव करना चाहता हूँ मैं उस लोकेशन को सेलेक्ट कर लेता हूँ। जैसे सपोज करिए मैं इसको डेस्कटॉप पर सेव करना चाहता हूँ तो मैंने डेस्कटॉप पर क्लिक कर दिया और यहाँ पर आप देखिए ऊपर आप देख सकते हैं क्रिएट न्यू फोल्डर का ऑप्शन है। इसको क्लिक करते ही मैंने एक फोल्डर बना दिया है और यहाँ पर मैं लिख देता हूँ क्लास विंग्स। मैंने क्लास विंग्स के नाम से एक फोल्डर बना दिया है और यहाँ पर मैं जिस भी नाम से इस डिज़ाइन को सेव करना चाहता हूँ मैं इसको सेव कर देता हूँ। दोस्तों यहाँ ये जो आप देख रहे हैं सेव एज टाइप, यहाँ आप देखेंगे कि यहाँ पर एक फॉर्मेट हमें दिया हुआ है experience.ngs। हाँ दोस्तों, हर सॉफ्टवेयर का अपना एक फॉर्मेट होता है। जब भी हम उस सॉफ्टवेयर के अंदर कोई भी फाइल बनाते हैं तो वो उस फॉर्मेट के अंदर सेव हो जाती है। ये मैंने अब सेव का बटन दबा दिया है, ये फाइल हमारी सेव हो गई है। दोस्तों अगर मैं अब थोड़ी देर के बाद इस फाइल को खोलना चाहता हूँ तो मैं यहाँ पर फाइल मेनू में जाकर ओपन पर क्लिक कर सकता हूँ और डेस्कटॉप पर जाकर अपना उस फोल्डर को सेलेक्ट कर सकता हूँ। यहाँ मैंने फोल्डर सेलेक्ट करके इस फाइल को ओपन कर लिया है। या फिर हमारे पास यहाँ पर इसका शॉर्टकट कमांड भी दिया हुआ है। ये आप देख सकते हैं यहाँ एक बुक बनी हुई है, इस पर अगर हम डायरेक्ट क्लिक करेंगे तो हम यहाँ पर डायरेक्टली ओपन भी कर सकते हैं। या फिर हम यहाँ फाइल में जाकर कंट्रोल ओ दबाकर भी अपनी फाइल को ओपन कर सकते हैं। दोस्तों आप एक चीज का जरूर ध्यान रखिएगा, यहाँ पर जब भी हम कोई भी एक न्यू फाइल यहाँ पर खोलते हैं सॉफ्टवेयर पर, न्यू का मतलब कोई भी, या तो मैं पंचिंग फाइल खोल रहा हूँ या फिर मैं कोई भी न्यू डिजाइनिंग फाइल यहाँ पर पंच करना चाहता हूँ, तो आप एक चीज का जरूर ध्यान रखिएगा, जब भी आप न्यू पर क्लिक करते हैं तो डेट मीन आपको वहां पर इमेज सेलेक्ट करने का ही ऑप्शन मिलेगा। आप वहां पर पंचिंग फाइल को सेलेक्ट नहीं कर पाएंगे और ना ही आपको वो वहां पर शो होगी। और अगर आप ओपन पर क्लिक करते हैं तो आपको वहां पर सिर्फ पंचिंग फाइल ही नजर आएगी, वहां आप इमेज फाइल को शो नहीं कर पाएंगे या देख नहीं पाएंगे। इसलिए इस चीज को जरूर ध्यान रखिएगा कि अगर आपको इमेज फाइल खोलनी है तो आप न्यू पर क्लिक करें, या आपको अपनी कोई पुरानी पंचिंग फाइल खोलनी है जिस पर आप पहले काम कर चुके हैं तो आपको ओपन का बटन दबाना पड़ेगा और अपनी फाइल सेलेक्ट करनी पड़ेगी। पर काफी सारे स्टूडेंट्स को प्रॉब्लम होती है कि जब भी उनको कोई न्यू फाइल खोलनी होती है तो वो गलती से ओपन कर लेते हैं और उनको वहां पर इमेज नजर नहीं आता है। इस तरीके की प्रॉब्लम आपको ना आए तो आप कृपया इस पॉइंट को जरूर ध्यान रखिएगा। दोस्तों यहाँ पर मैं एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज आपको बताने वाला हूँ जो बहुत सारे बच्चों को ये प्रॉब्लम आती है। जैसे कि अगर आप इस रनिंग स्टिच को सेलेक्ट करना चाहते हो, रनिंग स्टिच मतलब जो भी डिज़ाइन मैंने यहाँ पर बनाया है आप उसको सेलेक्ट करना चाहते हो, तो उसका तरीका मैं आपको थोड़ा यहाँ क्लियर कर देता हूँ। आप कभी भी ये सोचेंगे कि अगर मुझे कभी भी कोई भी रस्सी पकड़नी है, सपोज करिए मैं इसको पकड़ना चाहता हूँ, तो अगर मैं यहाँ पर हाथ चलाऊंगा तो ये कभी भी पकड़ में नहीं आएगी। डेट मीन अगर मुझे रस्सी पकड़नी है तो मुझे इसको इस तरीके से पकड़ना पड़ेगा या मुझे इसको छूना पड़ेगा तभी ये पकड़ में आएगी। या मैं इस तार को पकड़ना चाहता हूँ तो मैं इसको ऐसे पकड़ूंगा तभी ये पकड़ में आएगा। अगर मैं इसको फालतू के एरिया पर पकड़ूंगा तो ये कभी भी मेरा पकड़ में नहीं आएगा। यहाँ पर काफ़ी सारे स्टूडेंट्स को ये प्रॉब्लम होती है कि वो क्या करते हैं कि कभी वो यहाँ पर क्लिक करेंगे, कभी यहाँ क्लिक करेंगे, यहाँ क्लिक करेंगे। इवन वो सोचते हैं कि अगर हम आर के सेंटर में क्लिक करेंगे तो ये हमारा पकड़ में आ जाएगा, लेकिन ऐसा कभी भी नहीं होता। या कुछ लोग क्या करेंगे कि कभी इसको इस तरीके से पकड़ में करेंगे
या फिर वो कभी ऐसा करेंगे कि इस पूरे ही ऑब्जेक्ट को पूरा नहीं सेलेक्ट करेंगे, हाफ सेलेक्ट करेंगे, तो ये कभी भी आपकी पकड़ में आने वाला नहीं है। हमें इसको कभी भी पकड़ना है तो हमें एक ऐसा बॉक्स बनाना पड़ेगा जिसके अंदर की हमारा ये पूरा डिज़ाइन सेलेक्ट हो जाए। दोस्तों इसको करने के लिए मैं इस कर्सर को एक ऐसे पॉइंट पर लेकर के जाऊंगा जहां पर कि मुझे पूरा डिज़ाइन नज़र आए, या फिर मैं इस पूरे डिज़ाइन को सेलेक्ट कर सकता हूं। देखिए मैं इस कर्सर को यहाँ पर ले आता हूँ, यहाँ मैंने माउस का फर्स्ट क्लिक दबा दिया है और मैं इसको दबा के रखूँगा और मैं यहाँ पर एक रेक्टेंगल बना दे रहा हूँ जिसके अंदर की ये पूरा का पूरा डिज़ाइन आ गया है। और अब मैं इसको छोड़ देता हूँ। देखिए ये हमारा डिज़ाइन सेलेक्ट हो गया है। इसी तरह अगर मैं सिर्फ रनिंग को सेलेक्ट करना चाहता हूँ तो मैं यहाँ पर एक ऐसा बॉक्स बनाऊंगा जिसके अंदर की ये जो रनिंग जो हमने पंच करा है सिर्फ इसके बराबर का एक बॉक्स बन जाए, जिसके अंदर हम स्टिच को सेलेक्ट ना करें, तभी ये हमारा सेलेक्ट हो पाएगा। आइए देखिए कैसे करते हैं। ये मैंने इसको सेलेक्ट करा, ये देखिए ये मेरा रनिंग सेलेक्ट हो गया है। इसी तरीके से अगर मैं इसका सिर्फ एक पार्ट सेलेक्ट करना चाहता हूं तो मैं उतना ही बॉक्स बनाऊंगा जितना मैं सेलेक्ट करना चाहता हूं। देखिए है ना कितना आसान, सिर्फ आपको यहां पर इसको समझने की ज़रूरत है। बाकी तो ये सॉफ्टवेयर चलाना बहुत आसान है, बस आपको ये कमांड्स याद होनी चाहिए। हमें इस सॉफ्टवेयर पर कैसे काम करना है ये तरीका आपको आना चाहिए। बाकी आप इस सॉफ्टवेयर को घर बैठे इन वीडियोस को देखकर बहुत ही आसानी से सीख सकते हैं और एक अच्छा अपना करियर बना सकते हैं। आइए देखिए यहाँ पर अब आप ऊपर की तरफ हम जाएंगे। देखिए मैं अब बात कर रहा हूँ ये जो हमारा फाइल मेनू और ये जो सारे मेन मेनूज़ हैं, इसके नीचे जितने भी आइकन बने हुए हैं इसमें हम राइट की तरफ अगर हम जाते हैं, यहाँ पर आप देखेंगे कुछ आपको जिगजैग लाइंस नज़र आएंगी। मैं इस पर माउस रखता हूँ तो देखिए शो अप टू कर्सर, ये जो पॉइंट होता है हमारा ये एक्चुअली उसी तरीके से काम करता है जैसा कि डिज़ाइन हमारा मशीन पर चलने वाला है। आइए यूज़ करके देखते हैं। मैं इसको क्लिक कर देता हूँ। इसको क्लिक करने से आप देखेंगे कि हमारा जो पॉइंट है वो पॉइंट हमारा यहाँ चला गया। हमारा कर्सर एक ब्लैक कलर का हो गया है। जो पहले हमारा कर्सर वाइट था वो अब हमारा कर्सर ब्लैक कलर का हो गया है। इस पॉइंट को आगे चलाने के लिए आप यहाँ देखिए, यहाँ पर हमारे पास कुछ एरोज़ दिए हुए हैं। इन एरोज़ को क्या काम होता है कि हम इसको आगे करके चला सकते हैं। देखिए मैं इसको यहाँ क्लिक कर रहा हूँ तो ये हमारा जो पॉइंट है ये आगे की तरफ मूव होता जा रहा है। दोस्तों ये जो पॉइंट है ये हमें ये बता रहा है कि जब भी हमारी मशीन चलेगी, मतलब जब हमारी मशीन चलेगी तो ये जहाँ पर भी पॉइंट्स आ रहे हैं यहाँ पर हमारी निडल्स डाउन हो जाएगी। मैं इसको थोड़ा और क्लियर तरीके से आपको दिखाता हूँ। दोस्तों ये जो निडल पॉइंट्स आप देख रहे हैं यहाँ पर, इनका मतलब ये है कि जब भी ये डिज़ाइन मशीन पर चलेगा, मतलब जब ये हमारा एम्ब्रॉयडरी का डिज़ाइन मशीन पर चल रहा होगा, तो ये जो निडल मार्क्स आ रहे हैं इसी जगह पर हमारे मशीन की निडल डाउन हो जाएगी और पर्टिकुलर इसी जगह पर वो एक स्टिच फैब्रिक पर बना देगी। और ये जिस तरीके से यहाँ आप चलता हुआ देख रहे हैं, मशीन भी ठीक उसी तरीके से ही हमारे इस डिज़ाइन को फैब्रिक पर बनाएगी। दोस्तों अभी मैं फ़िलहाल यहाँ पर एरो कीज़ को यूज़ कर रहा हूँ इसको चलाने के लिए। इन एरो कीज़ के अलावा मैं ये इन कीज़ को भी यूज़ कर सकता हूँ। अगर मैं बैक करना चाहता हूँ तो मैं इसको बैक की तरफ दबाऊंगा तो ये बैक होता रहेगा, इसको दबाएंगे तो ये नेक्स्ट स्टिच पे चला जाएगा। अगर हम इसको सेलेक्ट करते हैं तो ये प्रीवियस ऑब्जेक्ट पे चला जाता है। अगर इसको करते हैं तो ये नेक्स्ट ऑब्जेक्ट पे चला जाएगा। डैट मीन अगर हमारे इस डिज़ाइन में 2 ऑब्जेक्ट हैं तो नेक्स्ट ऑब्जेक्ट पे चला जाएगा। इसको हम बोलते हैं डिज़ाइन स्टार्ट पॉइंट, ये बिल्कुल डिज़ाइन के स्टार्ट पे चला जाएगा। ये है डिज़ाइन का एंड पॉइंट। ये जो ऑप्शंस हैं, इन ऑप्शंस के बारे में मैं आपको और डिटेल्स में सिखाऊंगा जो आप डिज़ाइनिंग करते करते सीख जाएं। दोस्तों मैं ये जो कमांड्स आपको यहाँ बता रहा हूँ, मैं चाहूँगा कि आप इनको अपनी नोटबुक पे अपनी लैंग्वेज में ज़रूर नोट कर लें, जिससे आपको ये हमेशा के लिए याद रहें और ये कमांड्स आपको बहुत ही काम में आने वाली हैं अगर आप इन शॉर्टकट कमांड्स को यूज़ करेंगे। दोस्तों लास्ट में मैं सिर्फ आपसे यही कहूँगा कि आप इस सॉफ्टवेयर पर जितना भी आप प्रैक्टिस करेंगे उतना ही आपको फ़ायदा होने वाला है। सिर्फ स्टार्टिंग में आपको माउस के फर्स्ट क्लिक और राइट क्लिक करने में थोड़ा सा सीखने में टाइम लग सकता है, लेकिन जैसे ही आप माउस पर अपनी प्रैक्टिस अच्छी कर लेंगे और इन सारे ऑप्शंस को सीख लेंगे तो आप
इस सॉफ्टवेयर को बहुत ही स्पीड से सीख पाएंगे और अपने तरीके से और बेहतर तरीके से इस सॉफ्टवेयर पर डिजाइन पंच कर पाएंगे। आगे के ऑप्शंस जानने के लिए हमारी सीरीज की 3rd वीडियो जरूर देख लें। जो भी कमांड्स मैंने आपको इस वीडियो के अंदर बताई थी वो सारी की सारी मैंने नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दी है। तो अगर अभी तक आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसको अभी सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को जरूर क्लिक कर लें, जिससे हमारे सारे वीडियोस आपके पास पहुंचते रहें। और अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगता है तो लाइक जरूर कर दें, जिससे हमें आपके प्यार का पता लगता रहे। मैं फिर मुलाकात करूंगा अपनी क्लास 3 की वीडियो में आपके साथ। जब तक आप प्रैक्टिस करते रहें और जो शॉर्टकट कमांड्स मैंने आपको बताई है उनको आप नोटबुक पर जरूर लिख लें और उनको याद कर लें और अपने माउस पर लेफ्ट और राइट क्लिक की प्रैक्टिस जरूर करते रहें, जिससे क्लास 3 की वीडियो में मैं आपको और नए नए ऑप्शंस बता सकूं और आप उनको अच्छे से प्रैक्टिस कर सकें। तब तक के लिए शुक्रिया।